बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। How are you all? Inshallah. Today's topic for the session is, you can read now. More you sweat in peace, less you bleed in war. क्या मतलब है इसका? और कोई? इसका मतलब क्या है? मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। मुश्किल है? बहुत आसान सा मतलब इसका ये है कि आप जब फील्ड में उतरते हो, चाहे वो मैदान जंग हो या आपके काम का मैदान हो, आपके प्रोफेशन की फील्ड हो, कोई भी हो, अगर फील्ड में जाने से पहले आप अपने आप को तैयार करते हो और अपने आप को तैयार करने में आप जितना पसीना बहाते हो, जंग के मैदान में और प्रोफेशनल फील्ड में आपको खून उतना कम बहाना पड़ेगा। यानी आपको मेहनत मशक्कत जंग के मैदान में, आपकी प्रोफेशनल फील्ड के मैदान में कम बहाना पड़ेगा। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले अपने आप को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। जितना ज्यादा हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने ऊपर मेहनत करेंगे, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, तो प्रोफेशनल ग्रोथ बाई प्रोडक्ट है, वो खुद ब खुद आगे काम करते जाओगे तो वो आते जाएगी। तो मोर यू स्वेट इन पीस, यानी आराम के वक्त में, पीस के वक्त में, अमन और शांति के जमाने में आप अपने आप पर जितनी मेहनत करोगे, आप अपने आप को जितना तैयार करोगे, जब फील्ड में काम करने का वक्त आएगा आपको उस वक्त उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आपको मौका मिले कि आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, क्या कंडीशंस होने वाली है फ्यूचर में, उससे हम में से कोई वाकिफ नहीं है, क्योंकि फ्यूचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। क्या होगा गैर मुतवक्के, पता नहीं है। लेकिन आपको कोई भी सिचुएशन, चाहे बहुत टफ सिचुएशन आवे, बहुत इजी सिचुएशन आए, अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसको शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक किताब का मुख्तसर एक खाका पेश करना चाहता हूँ, छोटी सी समरी। ये किताब है डीप वर्क और ऑथर का नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। इन्होंने अपनी पूरी बुक में बहुत सारी चीजें बताई है, जिसमें से अहम चीज ये है कि इफ यू वांट टू सर्वाइव इन 21st सेंचुरी, अगर आपको 21वीं सदी में सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने का मतलब है देर और दूर तक अगर आपको काम करना है 21st सेंचुरी में, तो आपको 3 लोगों में से कोई एक आदमी बनना पड़ेगा। यानी 3 किस्म के जो लोग हैं उसमें से किसी एक कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा अगर आपको सर्वाइव करना है। पहले कौन है? हाईली टेक स्किल्ड वर्कर। आपको अगर सरवाइव करना है आगे प्रोफेशनल फील्ड में, तो आपको या तो हाईली टेक स्किल्ड वर्कर होना पड़ेगा। हाईली टेक स्किल्ड वर्कर का मतलब आपको पता है, टेक्नोलॉजी आज हर फील्ड में बहुत ज्यादा गहरा असर कर रही है। तो आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए इनिशियली टेक्नोलॉजी के बारे में। पहली चीज, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। यानी सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नंबर 2, आपको उसको अडेप्ट करना आना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी जो मेरी फील्ड की मार्केट में आ गई है उसको मैं अडेप्ट कैसे करता हूं। नंबर 3, उसको अपनी फील्ड में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट बोर्ड आ गए। आप में से कितने हैं जिनको स्मार्ट बोर्ड को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है? ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, बहुत टाइम हो गया है। अब आपको वो स्मार्ट बोर्ड कैसे इस्तेमाल करना, उसको कैसे अडेप्ट करना, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो ये पहली चीज है, हाईली टेक स्किल्ड वर्कर। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा महारत हासिल करनी पड़ेगी। नंबर 2, अगर आपको सरवाइव करना है 21st सेंचुरी में, तो इनका कहना है अगर आप कैपिटल ऑनर्स है तो सरवाइव कर पाएंगे। कैपिटल ऑनर्स का मतलब जिसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन बहुत पैसे होना भी काफी नहीं है इस जमाने में।
क्योंकि बहुत पैसे होने के बावजूद लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते। इकोनॉमी जो असर करती है हालात के ऊपर, जमाने के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उससे वो वाकिफ नहीं होते। इसीलिए वॉरेन बफेट जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है और उनकी बहुत सारी बुक्स भी है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उनकी एक बुक बहुत अच्छी है, वो कहते हैं डोंट पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट। उनका एक बहुत मशहूर कोट है कि अगर आपके पास बहुत पैसे है और आप इन्वेस्टर हो तो आपको अपना पूरा पैसा एक ही जगह पर जमा नहीं करना है। यानी अगर आप एक बास्केट में अपने सब अंडे जमा कर लोगे और अगर बास्केट टूट गया तो क्या होगा? सब अंडे टूट जाएंगे। यानी आपने फाइनेंशियली अपने पैसों को एक ही जगह पर इन्वेस्ट किया है और कुछ हो गया, वो जगह जहां पर आपने इन्वेस्ट किया था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, वो चीज बंद हो गई। जैसे जीएसटी आ गया, जैसे ही जीएसटी का लॉ आया, सूरत में बहुत सारी कपड़ों की मिल्स जो थी वो बंद हो गई। अब जिनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ कपड़ों की मिल में था वो बिल्कुल रास्ते पे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंस को मैनेज करना भी आना चाहिए अगर आप कैपिटल ऑनर्स है। लेकिन हमें अभी ये कैपिटल ऑनर्स से बात नहीं करनी है, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। फाइनेंस मैनेजमेंट एक मुस्तकिल बहुत बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। हमें बात करनी है तीसरी चीज से, वो है सुपरस्टार्स। तीसरा आदमी जो सरवाइव करेगा 21st सेंचुरी में वो है सुपरस्टार। एंड हु इज कॉल्ड अ सुपरस्टार? जैसे ही सुपरस्टार हमारे जहन में या हमारे कानों में ये लफ्ज आता है तो हमारा जहन बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, जितने वुड्स है सब वो हमारे दिमाग में आते हैं कि भाई इसका हीरो, इसका हीरो। लेकिन सुपरस्टार का मतलब है, फॉर एग्जांपल चलिए हॉलीवुड का ही एग्जांपल अगर ले ले, अमिताभ बच्चन इज अ सुपरस्टार। क्यों? आज 70 क्रॉस करने के बावजूद अमिताभ बच्चन आज के नए जनरेशन के जो हीरोज है, जो स्टार्स है, उनको टफ कंपटीशन देता है। वो अपनी फील्ड का सुपरस्टार क्यों है? क्योंकि वो अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इस वजह से वो अपनी फील्ड के सुपरस्टार है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें 21st सेंचुरी में सरवाइव करना है तो हमें अपनी फील्ड का सुपरस्टार बनना पड़ेगा। अगर हम अपनी फील्ड के सुपरस्टार है तो हम सरवाइव कर पाएंगे। अपनी फील्ड के हम सुपरस्टार नहीं है तो आज मीडियोकर लोगों की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। मीडियोकर समझते ना, काम चलाओ, जैक इन ऑल फील्ड्स इसको बोलते हैं, मास्टर इन नन। ये मीडियोकर लोगों की मार्केट में आज कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें इस बात का पक्का इरादा करना पड़ेगा अगर आपको 21st सेंचुरी में सरवाइव करना है कि मैं अपनी फील्ड का सुपरस्टार कैसे बन सकता हूं, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बन सकता हूं। क्योंकि मार्केट का एक उसूल मैं आपको बताता हूं, मार्केट का एक प्रिंसिपल मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूल के एटमोस्फियर में हैं। कहां है हम लोग? स्कूल के एटमोस्फियर में है। तो आप एज एन एम्प्लॉय और मैं एज एन एम्प्लॉयर, हम दोनों को किस चीज ने जोड़ के रखा है? जरूरत ने। जरूरत ने हम लोगों को जोड़ के रखा है। वरना मैं भी जानता हूं कि मुझे आपसे अच्छी क्वालिटी वाली कोई टीचर आपसे कम तनख्वाह में मिलेगी, आपसे ज्यादा काम करने वाली, तो मैं कभी ना कभी आपको रिप्लेस करूंगा। दिस इज द फैक्ट ऑफ द मार्केट। और आपको भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कम काम कराता है और ज्यादा सैलरी देता है तो आप भी वहां चले जाएंगे हम लोगों को खुदा हाफिज बोल के। दिस इज द फैक्ट ऑफ द मार्केट। ये लेके चलते हैं सब लोग, सबको पता है। यहां आपको और हमको जिस चीज ने जोड़ के रखा है वो है जरूरत, नीड। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? मैं आपको यहां पर एक टिप ये देना चाहता हूं कि आप अपने आप को इतना तैयार करिए कि मैनेजमेंट के पास आपका रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। यानी वो दिया लेकर भी तलाश करने जाए कि भाई ये टीचर जो है, इससे अच्छी टीचर इस फील्ड में मुझे मिलती है कि नहीं, तो ऐसी टीचर मार्केट में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। आपको अपने आप को सुपरस्टार ऐसे बनाना पड़ेगा कि आपका कोई रिप्लेसमेंट मार्केट में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको वक्ती तौर पर टेम्पररी काम करना है, इस वजह से आप इस बात की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे ही चला लूं, थोड़ा टाइम निकालना है, फिर मेरी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझको
ये समझने की जरूरत है कि जितना वक्त आप किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनकर ही जुड़े। ठीक है, यानी आपके जाने के बाद भी वो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखे कि भाई ये टीचर जो हमारे इदारे में थी, हमारे स्कूल में थी, ये बेस्ट टीचर थी। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और क्या काम करना पड़ेगा, मैं आपको बहुत कम वक्त में 2-4 टिप्स देना चाहता हूं कि आप सुपरस्टार कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस 5 स्क्वायर्स में से कहां आते हो। 2 चीजें हैं, एक है यहां देखिए स्किल और एक है विल। ये स्किल और विल जो है आपको देखना पड़ेगा कि आप इस 5 खानों में से, इस 5 स्क्वायर्स में से कहां आते हो। सबसे पहले देखिए यहां क्या है, पहला हाई स्किल और हाई विल। ये वो लोग हैं जो सुपरस्टार बनने के सबसे ज्यादा काबिल होते हैं, जिनके पास स्किल भी अच्छी होती है और विल भी उनका पावरफुल होता है, इरादा भी पुख्ता होता है और स्किल्स भी जरूरत के एतबार से जो चीजें होनी चाहिए वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो हाई स्किल और हाई विल की कैटेगरी में आएंगे। ये सुपरस्टार बनने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक और काबिल है। नंबर 2 यहां पर लो स्किल और लो विल। वो आदमी जो स्किल्स को भी इंप्रूव करने की मेहनत नहीं करता है और विल के ऊपर भी काम नहीं करता है, ये आदमी कभी भी सुपरस्टार नहीं बन सकता है। ये माइनस हो जाएगा सुपरस्टार की कैटेगरी में से। तो एक बिल्कुल ऊपर वाला और एक बिल्कुल नीचे वाला। अब इस तरीके से देखिए, हाई स्किल और लो विल। स्किल्स बहुत है लेकिन विल नहीं है, इरादा नहीं है, पुख्तगी नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, रवैया और बिहेवियर एक टीचर जैसा नहीं है। तो इसको अपने विल के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर स्किल उसके अंदर है। और नंबर 4 लो स्किल एंड हाई विल। स्किल कम है, विल और इरादा बहुत पक्का है, तो वो उसको अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। और बीच में मिड स्किल और मिड विल, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी है, तो उसको दोनों पर काम करना पड़ेगा अगर उसको सुपरस्टार की कैटेगरी में जाना है। तो आप लोगों को पहले अपना खुद का असेसमेंट करना पड़ेगा कि मैं कहां हूं, वेयर एम आई स्टैंडिंग। मैं हाई स्किल हाई विल की कैटेगरी में हूं, मैं लो स्किल लो विल की कैटेगरी में हूं, मैं लो स्किल हाई विल लो स्किल की कैटेगरी में हूं, या दोनों चीजें मेरे अंदर दरमियानी दर्जे की है। ये आपको पता करना पड़ेगा कि आप कहां हैं। जब आपको पता चल जाएगा तो आपको काम करने में आसानी होगी। खैर, सुपरस्टार बनने के लिए 5 चीजें जरूरी है। वो 5 चीजें ये हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। नंबर 2 चेंज द पैटर्न ऑफ थिंकिंग। नंबर 3 फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नंबर 4 कीप ट्राइंग टू अचीव मास्टरी। और नंबर 5 सिलेक्ट अ वर्दी रोल मॉडल। इन 5 चीजों पर अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप सुपरस्टार बनने की कैटेगरी में जा सकते हो। थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग और खोलते हैं। सबसे पहले क्या था, रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए ये एक पिक्चर है, देख रहे हैं आप, क्या समझ में आ रहा है इससे? एक राइनो है और वो पेंटिंग कर रहा है, लेकिन पेंटिंग करने में क्या हो रहा है, वो अपना हॉर्न बार बार कैनवस के ऊपर बना देता है। हालांकि वो बहुत ट्राई करता है, दिन में भी ट्राई कर रहा है, रात में भी ट्राई कर रहा है, अलग अलग सीनरीज को सामने रखते हुए वो कैनवस के ऊपर पिक्चर ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन हो रहा क्या है, वो हॉर्न बार बार बना देता है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन सबके पास है, जैसा हॉर्न राइनो के पास है, ये एक किस्म का डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हम सबके पास है। लेकिन उन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना अगर हमें आएगा तो ही हम सुपरस्टार बन सकते हैं। इसको और एक तरीके से समझिए, देखा आपने, ये जलालुद्दीन रूमी है, उनका कोट है, द आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर। सेम चीज है, दूसरे अंदाज में आपने देखा, 2 लोग पेंटिंग बना रहे और एक ही जगह से वो सीनरी को देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो है वो इस बात में माहिर है, वो देख सकता है कि उसे क्या देखना है और क्या बनाना है, और दूसरा आदमी जो है वो बार्स जो है, जो सलाखे है, उसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो
उसको भी अपनी पेंटिंग में ड्रॉ कर देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शंस क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाहे वो मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, वो आपके दूसरे कुछ शौक ऐसे हैं जो आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में रोकते हैं। उन तमाम चीजों को आपको हटाकर दूर करके काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 5 चीजें हैं, जल्दी से मैं बता देता हूं कि आपको अगर डिस्ट्रैक्शन दूर करना है तो क्या कर सकते हैं। नंबर 1, मेक बिग प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉल चंक्स। कभी कभी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है कि इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं, तो हम वो काम की तरफ आगे नहीं बढ़ते। तो वो जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। नंबर 2, सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। आपको पता होना चाहिए मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम डेलीगेट करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अगर आपको ये पता नहीं है प्रायोरिटीज को कैसे सेट करना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 3 है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, बी डिसिप्लिन। आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा। किसी मकसद को पाने के लिए अगर आपने ये कहा कि ये काम मेरे लिए करना जरूरी है लेकिन मैं कल करूंगा, तो वो कल आपका कभी भी नहीं आएगा। जो काम आपको पता है मेरे मकसद की तरफ ले जाने वाला काम है और आपको पता है ये करना जरूरी है, तो वो आपको आज अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग, इट्स अ मिथ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो मल्टीटास्क पर्सनालिटी है मेरी, मैं बहुत सारे काम एक टाइम पे कर सकता हूं। तो ये एक मिथ है। अगर एक आदमी बहुत सारे काम एट ए टाइम कर रहा है तो इसका मतलब ये है वो किसी ना किसी काम में कॉम्प्रोमाइज करता है, तब जाकर उसका दूसरा काम अच्छा होता है। एक काम को एक टाइम पे फोकस के साथ करोगे तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाओगे। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। इसके ऊपर बाकायदा बहुत सारे लोगों ने चीजें लिखी, आप इसको जाकर पढ़िएगा। जो कहते हैं कि भाई मैं मल्टीटास्किंग में माहिर हूं, वो असल में एक अपने गुमान में है, वो एक गलत फहमी में है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और नंबर 5, क्रिएट ऑप्टिमल वर्क स्टडी एनवायरनमेंट। अगर आपको कहीं पर आगे जाना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है और सुपरस्टार की कैटेगरी में जाना है, तो आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने काम का एनवायरनमेंट। या स्टडी कर रहे हैं आप तो स्टडी का एनवायरनमेंट वो क्रिएट करोगे। एनवायरनमेंट अपने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी आप जाओ, वो एनवायरनमेंट के साथ अगर आप काम करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। ये पहली चीज है। नंबर 2, चेंज द पैटर्न ऑफ थिंकिंग। अब ये थिंकिंग जो है ये इतना वास्ट टॉपिक है। हम सोचते हैं सोचना, बस सोचना, सिर्फ सोचना सोचना नहीं होता है। सोचने की कई किस्में। मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ किस्मों को यहां पर जमा किया है। आप देख सकते हैं इतने सब टाइप्स का सोचना है। यानी थिंकिंग को अगर आप सोचेंगे, सोचने को अगर आप सोचेंगे तो इतनी सब सोचने की किस्में आपके सामने आएगी। आप देख सकते हैं लेटरल थिंकिंग है, ग्राउंड लेवल थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, इकोलॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रेटेजी थिंकिंग, थिंकिंग हेड्स। इतना सब लोगों ने थिंकिंग के बारे में लिखा है कि आप सोचते ही चले जाओगे और वो खत्म नहीं होगा। सोचने के बारे में आप सोचते ही चले जाओगे और वो कभी खत्म नहीं होगा। इतनी सब चीजें, बहुत सारी चीजें, मैं कुछ बहुत बुनियादी चीजें थिंकिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूं। थिंकिंग पैटर्न्स कैसे काम करती हैं।